देखिए ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में ना दो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो याद रख लीजिए जो मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में क्विकली प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको ये कराया हुआ है मैंने इसमें कॉमन पोटेंशियल मेथड। कॉमन पोटेंशियल से काफी क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, है ना। कॉमन पोटेंशियल मेथड, कुछ तीन चार टॉपिक जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक इनफाइनाइट लैडर, व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते हैं, व्हीटस्टोन। और जो लिखवा रहा हूं बच्चों नोट्स लेते रहिए क्विकली। हाँ, स्क्रीनशॉट शायद यहां पर अलाउड नहीं है, जल्दी जल्दी लिखना है आपको। फोर्थ आपको खुद पता है कि मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, व्हीटस्टोन के बाद आपका एक यहां पर आ जाता है कनेक्शन रिमूवल। स्टार डेल्टा मैं आपको नहीं बता रहा हूं, या आपने जिन्होंने हमारा फुल कोर्स लिया हुआ है आपको स्टार डेल्टा, डेल्टा टू वाई जबरदस्त वाला मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है। दुनिया का सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपको 30 सेकंड में करना आता है। ठीक है, जो लोग केवीएल से 15 मिनट में भी नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया आपका फिक्टिशियस बैटरी मेथड। ठीक है, तो ये 5 मेथड है, क्विकली एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्विकली डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें आ जाता है हमारा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल मेथड तब लगेगा जब आपको सर्किट में बहुत सारे सिंपल तार दिखाई देंगे। रेजिस्टर, हर ब्रांच में रेजिस्टर ना होके कहीं कहीं पर सिंपल कनेक्टिंग वायर दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन पोटेंशियल पे देखिए 2-3 क्वेश्चन आप जानते हैं, दीज आर वेरी वेरी इजी एंड वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस, है ना। एक ये क्वेश्चन हो गया, हर एक रेजिस्टर 1 ओम है। अब आपको बोला गया है कि नेट रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस बताना है, राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। इसमें सपोजिडली हर एक रेजिस्टर 1 ओम ले लीजिए कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। 1 ओम 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 ए बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल, वेरी 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 इजी। ठीक है, चलिए। तो यहां क्या करना है, अब आपको कैसे पहचानना है। ऑल्दो यहां पर तो खैर सिंपल, बहुत हर एक जगह पर रेजिस्टर है। अब अगर आपको सिंपल तार दिखाई देते हैं, सिंपल तार, और उन तारों पे रेजिस्टर नहीं है, तो ऐसे केस में आप मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल लगाते हैं। ठीक है, चलिए। यहां पर पोटेंशियल V1, एक तार में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता तो यहां भी पोटेंशियल V1। यहां पर पोटेंशियल V2, तार में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता तो यहां भी V2। बीच में रेजिस्टर आ गया तो यहां वोल्टेज V3। ठीक है, राइट। तो अब देख लीजिए, सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। हमें V1 और V3 के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। V1 V3 कोने में, बीच में V2 आएगा। अब देख लीजिए, यहां पर ये वाला रेजिस्टर V1 V2 के बीच में है, ये वाला रेजिस्टर भी V1 V2 के बीच में है, ये वाला रेजिस्टर भी V1 V2 के ही बीच में है, अगला रेजिस्टर V2 V3 के बीच में है। 1 ओम 1 ओम 1 ओम तीनों पैरेलल में 1/3, राइट। और 1/3 से 1 ऐड किया, 1 1 1 पैरेलल में 1/3 प्लस 1 4/3 ओम आंसर है बच्चों, राइट। काफी बेसिक क्वेश्चन है, बट कॉमन पोटेंशियल ऐसे क्विकली कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। चलिए, राइट। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। अब यहां क्या करेंगे हम, चलिए इस वाले में देखते हैं। यहां पर पोटेंशियल V1, यहां पर पोटेंशियल V1, यहां पर पोटेंशियल V1। ठीक है भैया, यहां पर पोटेंशियल V2, यहां पर पोटेंशियल V2, यहां पर पोटेंशियल V2। कोई भी दो रेजिस्टर, सारे रेजिस्टर V1 और V2 के बीच में ही लगे हैं, राइट। सारे रेजिस्टर बेसिकली V1 और V2 के बीच में ही लगे हुए हैं। तो यहां पर आप V1 और V2 मार्क कर लीजिए, है ना। एक जगह पर V1 मार्क कर लीजिए और एक जगह पर V2 मार्क कर लीजिए, राइट। और V1 V2 मार्क करने के बाद में ये 1 ओम ऐड होके 2 ओम, ये भी 1 ओम ऐड होके 2 ओम, ये भी 1 ओम ऐड होके 2 ओम, है ना बच्चों। और ये भी 2 ओम, 2 ओम 4 बार पैरेलल में 2/4 0.5 ओम आंसर आ गया है, 0.5 ओम, राइट। चलिए 2/4
0.5 ओम नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो ये एग्जाम्पल है एक आध क्वेश्चन का जिसे हम मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, चलिए एक केस देखते हैं इनफाइनाइट लैडर का। उसकी फॉर्मूला भी होता है बट मैं फॉर्मूला नहीं कराऊंगा इनफाइनाइट लैडर में। तो लेट्स स्टार्ट विद इनफाइनाइट लैडर। चलिए क्विकली एक एक दो क्वेश्चन डिस्कस करके कुछ 10 जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, वो करेंगे। तो इनफाइनाइट लैडर में क्या करते हैं आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं अभी थोड़े से करा रहा हूं टॉपिक, इस पे बेस्ड आपको होमवर्क मिल जाएगा। इनफाइनाइट लैडर, ये मामला इंफिनिटी तक चल रहा है, टू इंफिनिटी। हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम ले रहा हूं कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए। ठीक है, आपको बोल रहे हैं ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस बताइए। हम कर रहे हैं टॉपिक 2, एक इनफाइनाइट लैडर का नेट रेजिस्टेंस किन्हीं भी 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो देखिए अगर इधर V1 वोल्टेज मानी, इधर भी V1, इधर V2, इधर भी V2, इधर रेजिस्टर आ गया तो इधर V3, V1 V2 V3 मार्क किया और जो जो रेजिस्टर V1 V2 या V2 V3 के बीच में है उन्हें हमने बना डाला और फिर हमने सिंपल सीरीज पैरेलल देखा कहां पर क्या कैसे और क्यों आ रहा है, सिंपली सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नाउ हाउ टू डू इनफाइनाइट लैडर सर्किट। यहां पर जब हमने देखा इसे, जब हमने इसे देखा तो ये सर्किट हमें इनफाइनाइट दिखाई दिया। ठीक है, हमें सर्किट इनफाइनाइट दिखाई दिया। जब भी सर्किट इनफाइनाइट होता है तो हम सर्किट के नेट रेजिस्टेंस को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब एक लूप आगे जाके आपने सर्किट को फिर से देखा और आपको सर्किट फिर से इनफाइनाइट दिखाई दिया। तो जब भी सर्किट इनफाइनाइट दिखाई देता है तो हम सर्किट के नेट रेजिस्टेंस को x मान लेते हैं। कहने का मतलब है एक इनफाइनाइट लैडर, यहां से देखने पे लैडर इनफाइनाइट दिखाई दी, नेट रेजिस्टेंस x एज्यूम किया। हमने कहा भाई हमें तो पता ही नहीं है, इसके नेट रेजिस्टेंस को x मान लेते हैं। हमने x मान लिया। ठीक है, इसके नेट रेजिस्टेंस को हमने x मान लिया। एक लूप आगे जाके हमने फिर से सर्किट देखा, फिर से सर्किट वैसा ही दिखाई दिया इनफाइनाइट। तो हमने कहा अच्छा अगर फिर से इनफाइनाइट दिखाई दे रहा है तो फिर से नेट रेजिस्टेंस को x एज्यूम कर लीजिए। रूल यही है, लॉजिक यही है यहां पर कि जो नेट रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट लैडर में एक लूप ज्यादा या एक लूप कम करने से इनफाइनाइट लैडर को कोई खास फर्क नहीं आएगा, है ना। अब यहां पर सिंपली सॉल्व करेंगे। अब ये 1 ओम हो गया। ऐसे ही बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रशअप करा रहा हूं बस, है ना। आपको होमवर्क मिल जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा थोड़े से। चलिए अब क्या करना है हमें, यहां पर तीनों सीरीज में लेने हैं। तो 1 + x अपॉन 1 + x + 1, इन नेट रेजिस्टेंस आ गया तीनों का और ये टोटल भी x के बराबर है। आपको यहां पर x की क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x सॉल्व करके आंसर बताना है, राइट। चलिए इनफाइनाइट लैडर का सिंपल रूल ये है कि आपने यहां से देखा और नेट रेजिस्टेंस को x एज्यूम कर लिया। एक लूप आगे जाकर के फिर से सर्किट सेम होगा, फिर से इनफाइनाइट होगा, तो फिर से आप उस सर्किट के रेजिस्टेंस को x एज्यूम करेंगे। पूरा नेट रेजिस्टेंस इस टर्मिनल्स के अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे। इन टर्मिनल्स के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके फिर से x के बराबर ही रख देंगे। लॉजिक यही है कि इनफाइनाइट लैडर से एक लूप कम या ज्यादा करने पे नेट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, राइट। मैंने फुल कोर्स के अंदर इनफाइनाइट मैश वगैरह भी करा रखा है। फिलहाल के लिए तो इनफाइनाइट मैश नहीं करा रहा हूं क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीड्स के लिए वही डील कर रहा हूं। ठीक है, चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में आप जानते हैं बैलेंस कंडीशन क्या होती है ना। और एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए भी मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, इतनी ज्यादा जो 1 2 3 4 वाला इतनी बुरी तरह से अनबैलेंस तो नहीं आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। इतनी बुरी तरह से अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आएगा। ऐसे यूजुअली इस तरह से आता है मिरर इमेज फॉर्म 1 2 2 1। ये वाली फॉर्म के लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक शॉर्टकट सिखा देता हूं। ठीक है, वैसे नीट में अनबैलेंस थोड़ा सा मुश्किल होता है बट कोई बात नहीं, फिर भी सिखा देता हूं आपको मैं क्विकली। चलिए लास्ट स्लाइड जो कह रहे थे कॉपी करिए।
अब देखिए यहां पर क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज में, अब जाहिर सी बात है, याद रखिए कि सपोजिडली ये R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R4 है और बीच वाला रेजिस्टेंस R5 है। ठीक है, आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है AB के अक्रॉस। याद रखिए अगर R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बराबर है तो C पॉइंट और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं, और अगर C पॉइंट और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं ना तो R5 से कोई करंट नहीं फ्लो करता, नो करंट फ्लोज थ्रू R5, तो R5 को आप रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली सर्किट आपका ये बन जाता है। इजी गेम है। इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो आपने यूजुअली नहीं देखा होगा, शायद देखा भी हो। ठीक है, चलिए, तो ये अब सिंपल सर्किट आ जाएगा, ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में। ये बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में अगर R1 अपॉन R2 R3 बाय R4 इधर R1 बाय R3 अगर R2 बाय R4 के बराबर है तो भी ये बैलेंस कंडीशन ही कहलाती है। तो अगर R1 बाय R2 R3 बाय R4 के बराबर होता है तो C और D पे सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल होने पे जो CD वाली ब्रांच में रेजिस्टर लगा हुआ है उस से करंट नहीं फ्लो करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे लिए कर दीजिए और मैं आपका चैट में आंसर भी देख रहा हूं। यार नहीं लगता है व्हीटस्टोन ब्रिज, बस है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये मेरे को सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, क्योंकि बाकी जो तरीके हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप सब ने कर ही रखे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के। आप में से ज़्यादातर हमारे फुल कोर्स वाले बच्चे हैं और आपके पास मेरी वीडियोस हैं, तो मैंने A to Z ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आपको करा रखा है। बट ऐसे एक क्वेश्चन ये भी मोस्टली भी शायद कराया हो, बट आप ये एक बार मुझे AB के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस बताइए, क्विकली बताइए AB के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस। मैं चैट बॉक्स रीड कर रहा हूँ, क्विकली बताइए। दिस वॉज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, विल ऑल्सो डील विद अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। This was balanced Wheatstone bridge. We'll also deal with unbalanced Wheatstone bridge, right? So let's solve it. Solve करते हैं, देखिए। Right. यार ऐसा है ABCD 4 पॉइंट मार्क कर दीजिए। और ये ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज तो कहीं नहीं देखा आपने। व्हीटस्टोन ब्रिज की ये वाली टाइप देखी है, एक ऐसे वाली भी देखी है आपने व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना? ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले कि ऐसा भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है, सबसे बढ़िया ये होता है। बट ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, पता ही नहीं लग रहा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये सच में व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट? तो देखिए, तो चलिए देखिए भैया, मार्क कर देते हैं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, ये मार्क कर दिया हमने। चलिए एक एक करके रेजिस्टर, एक एक रेजिस्टर का हिसाब करिए। A और C के बीच में 1 ओम लगा हुआ है, लगा दीजिए, सोचिए ही मत। A और B के बीच में 1 ओम बाद में लगाएंगे, रुकिए अभी इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद C और D के बीच में 1 ओम लगा है, बिल्कुल लगा दीजिए, आप सोचिए ही मत। A और D के बीच में 1 ओम लगा है, बिल्कुल लगा दीजिए, सोचिए ही मत। C और B के बीच में भी 1 ओम लगा है, उसको भी लगा डालिए। और B और D के बीच में भी 1 ओम लगा है, उसको भी लगा डालिए, है ना? चलिए लगा दिया। एक रह गया, A और B के बीच के 1 ओम को ऐसे ना लगाइए, ऐसे बाहर से लगा दीजिए, बाहर से लगा दीजिए। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, नीचे वाला पार्ट शानदार तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज है। 1/1 बराबर है, तो उम्मीद मत करिए कि बीच वाले रजिस्टर से करंट जाएगा, इमैटेरियल हो गया। अब सुनिए ना, 1 ओम सीरीज में 2 ओम, 1 ओम सीरीज में 2 ओम, 2 और 2 पैरेलल में 1 ओम, और 1 और 1 पैरेलल में आंसर आ रहा है 1/2 ओम। स्टेप खाना सीखिए। 1 और 1 सीरीज में 2 ओम, 1 और 1 सीरीज में 2 ओम, 2 और 2 पैरेलल में 1 ओम, फिर 1 ओम और 1 ओम पैरेलल में 0.5 ओम। 1/2 लिख चुके हैं बहुत सारे बच्चे आंसर, शानदार बात है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेते हैं, आप क्विकली कॉपी कर लीजिए क्विकली कॉपी कर लीजिए। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेते हैं, चलिए। अनबैलेंस्ड, एक अनबैलेंस्ड में ना, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पर्टिकुलर केस है जो ऑब्जेक्टिव बुक्स में होता है, वो कर लेते हैं, राइट? देखिए, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस NR। बच्चों आपकी सबकी चैट मुझे दिख रही है, बट मैं थोड़ा चैट को कम रिप्लाई कर रहा हूँ। उसका कारण है कि फिर आप पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे और मेरा भी फोकस हर चीज़ को रिप्लाई करने में लग जाएगा।
ठीक है, कोई भी टेक्निकल बातें मेरे से मत पूछिए, नोट्स पीडीएफ एंड ऑल मुझे नहीं पता है सब, ठीक है। सुनिए अब क्या करना है, हमने देखा था यहाँ पर एक बार क्या था, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने इस सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया था, बीच में एक रेजिस्टर था, हमने बोला 1/1 बराबर है, बीच वाले रेजिस्टर को हमने गायब कर दिया था, राइट बेटा। 6 रेजिस्टर थे यहाँ पर, हमने 2 यहाँ, 1 यहाँ और एक बीच, एक ऐसे बनाया था बीच में, अंदर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने की वजह से बीच वाले को गायब कर दिया था। अब क्या करना है हमें, 1 और 1 सीरीज में 2 ओम, 1 और 1 सीरीज में 2 ओम, 2 ओम 2 ओम पैरेलल में 1 ओम और 1 ओम के साथ पैरेलल में 0.5 ओम आंसर होता है। स्टेप खाना सीखिए आप, ठीक है। चलिए, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ना ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, और इसका जो आंसर है, एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, इसका नेट रेजिस्टेंस जो है वो होता है 3n+1 अपॉन n+3 इंटू स्मॉल आर। डेरिवेशन पार्ट में नहीं कर रहा हूँ, राइट। फुल कोर्स में मैंने इसमें कराया हुआ है, ये डेल्टा टू वाई कन्वर्जन से भी हो सकता है, बट लेट्स नॉट डील विद दैट। तो अगर ये अनबैलेंस बुरी तरह से इस तरीके से अनबैलेंस है, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम और 1 ओम, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हैं आर की वैल्यू 1 ओम है और एन की वैल्यू 2 ओम है, तो ऐसे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, देख लीजिए आप। ऐसे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकलेगा 3 इंटू एन की वैल्यू 2 + 1 अपॉन 2 + 3 स्मॉल आर 1 ओम है, 7/5 ओम आ गया, ठीक है। अब सुनिए, मैं ना आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से, जो होमवर्क आपको ऑफिशियली मिलता है उसे मैं अपने हाथों से एक एक क्वेश्चन को चुन के मार्क करता हूँ, कोई कंप्यूटराइज मार्किंग नहीं है वहां पर कि रैंडम पहुंच रहे हैं, एक एक क्वेश्चन चुन के मार्क हो रहा है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर होमवर्क देके जा रहा हूं, और जो नेक्स्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। क्या है, इसी क्वेश्चन में आपने एक 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, अब आपको हर एक ब्रांच में करंट बताना है, यू हैव टू कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच, और सब केवीएल से कर लेंगे, 3 इक्वेशन बनेगी केवीएल से। मैं आपको इसमें 3 वेरिएबल नहीं, 2 वेरिएबल नहीं, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बना के सॉल्व करके दिखाऊंगा अगली क्लास में। तो मुझे शॉर्टेस्ट सोल्यूशन जो है, देखते हैं कौन भेज पाएगा, कौन करता है शॉर्टेस्ट सोल्यूशन। अगर आप इसको 1 मिनट में करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे पता है कि आपने केवीएल लगाया। करंट इन ईच ब्रांच आपको कैलकुलेट करना है इसमें। आई विल टेल यू अ सुपर डुपर शॉर्टकट जो आज तक आपने देखा ही नहीं है कहीं पर, ना किताबों में ना किसी वीडियो में, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे रोलिंग नंबर जो रोटेशनल मोशन का बीटा वाला शॉर्टकट है मैंने बनाया है, वैसे इसके भी जबरदस्त शॉर्टकट है, आपको सिखाऊंगा। ये होमवर्क है आपके लिए, करंट इन ईच ब्रांच, सबसे छोटा तरीके से सोच के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन कर लिया हमने, इनफाइनाइट लैडर कर लिया, व्हीटस्टोन कर लिया। कनेक्शन रिमूवल का बस एक ही पार्ट करेंगे, फिर फिक्टिशियस बैटरी मेथड में भी एक ही पार्ट करेंगे। चलिए अब कनेक्शन रिमूवल क्या है, देखिए यार, कनेक्शन रिमूवल में ना मैं आपको 3-4 सर्किट बनाता हूं, सॉल्व नहीं करूंगा। कनेक्शन रिमूवल मेथड क्या है, देखिए। तो कनेक्शन रिमूवल मेथड ना कुछ इस तरह का होगा कि एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक सर्किट दिखाई देगा आपको, जैसे कि कुछ इस तरह का। सॉल्व एक ही करूंगा, बाकी आपको खुद करने होंगे। अब ये सर्किट है और आपको ए बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस बोला जाए। अब ये हर एक 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम है। मान लीजिए ये 0.5 मिला के 1 ओम हो रहा था, इसको मैंने 0.5 में तोड़ दिया। ए बी के क्रॉस आपको बोला गया है नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है, देखिए देखिए बच्चों, यहां पर ना एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या हम यहां पर सिंपली नहीं बोल सकते वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी तो बिल्कुल सही आप निकाल सकते हैं, आप सर्किट का नेट रेजिस्टेंस जानते हैं और वोल्टेज आप जानते हैं, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी आप बता सकते हैं। हर एक ब्रांच में करंट कैसे निकालेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच। दैट मींस मैं आपको चाहता हूं कि आप इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना सीख जाएं। व्हाट इज द पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दीस पॉइंट्स। वो ठीक था, 20 वोल्ट की बैटरी, टोटल रेजिस्टेंस आपको पता था, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी तो इजीली निकल आएगा। चलिए अब क्या करना है, यहां पर अगर हम एक मिरर बनाए ना, तो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट मिरर इमेज है। इसका मतलब यहां जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट इधर भी फ्लो करेगा, क्योंकि अगर सर्किट मिरर इमेज है तो सर्किट में फ्लो करने वाले करंट भी मिरर इमेज होंगे। अगर इधर करंट I2 है तो डेफिनेटली इधर भी I2 होगा, है ना। और ना अगर इधर I3 है
तो इधर भी I3 होगा। अब हो क्या रहा है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कनेक्शन है ना, ये यूजलेस कनेक्शन है। अगर ये ना होता तो भी एक ही बात होती। अगर ये कनेक्शन हट जाए यहाँ से, अगर ये कनेक्शन यहाँ से हट जाए तो ये I1 सीधा चला जाएगा और I2 ऊपर चला जाएगा, जो कि रियलिटी में हो यही रहा है, जो कि रियलिटी में हो यही रहा है। ठीक है, चलिए तो ये आपका सर्किट कनेक्शन रिमूवल का हो गया। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है ना। बस अब आप सिंपल सीरीज पैरेलल खेल लीजिएगा यहां पर। तो मैंने आपको बताया कि जहां पर ये जॉइंट था, यहां से यहां पर करंट हमने देखा I1 ऐसे जा रहा है और I2 ऐसे जा रहा है। तो टेक्निकली करंट यहां पर नीचे वाला करंट ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर वाला नीचे नहीं जा रहा। तो यहां पर अगर आप कनेक्शन रिमूव कर देंगे तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, राइट। चलिए, तो अब आप कर लीजिएगा सिंपल सीरीज पैरेलल, तो अब आपके हिस्से का काम रहेगा, राइट। देखिए क्या है बच्चों, इसमें एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए। कहानी ये है कि ये सर्किट था, मैंने बोला कि अगर हमने यहाँ पर एक मिरर बनाया ना, एक मिरर बनाया, तो मिरर के लेफ्ट में और मिरर के राइट में, ऐसे आप जो जितने भी बच्चे फुल कोर्स वाले हैं उनको तो सब A to Z करा रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने है ना डिस्कस किए हुए। तो ये मिरर है, मिरर में लेफ्ट और राइट पे सर्किट सेम है, तो लेफ्ट और राइट पे जो करंट है ना फ्लो करने वाला, उसको भी सेम ही मान के चलिए। इधर I1 है, इधर भी I1 होगा, इधर I2 है, इधर भी I2 होगा, I3 इधर सीधा चला गया, राइट। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कनेक्शन था ये झूठा कनेक्शन है, इसका कोई यूज नहीं है। यहां पर करंट डिवीजन नहीं हो रहा, नीचे वाला करंट ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर वाला करंट नीचे नहीं जा रहा। सिंपल सर्किट हो गया। ये कनेक्शन रिमूव करते ही सीरीज पैरेलल सिंपली सॉल्व हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे, आपका काम है। कनेक्शन रिमूवल हमने भली बात किया। इसके बाद हम करते हैं एक मेथड, फिक्टिशियस बैटरी मेथड, और उसके बाद वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर का छोटा सा फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला, और फिर 10 सुपर लेवल सवाल है हमारे पास आज, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए, तो हमारा अगला मेथड है फिक्टिशियस बैटरी मेथड, काल्पनिक बैटरी मेथड। तो देखिए क्या है वो, फिफ्थ मेथड फिक्टिशियस बैटरी मेथड। फिक्टिशियस बैटरी मेथड, कई बार आपको सर्किट को देख करके सीरीज और पैरेलल का ज्ञान नहीं हो पाता है। आपको ऐसा लगता है बहुत सारे सीरीज में हैं, आपको ऐसा लगता है बहुत सारे पैरेलल में हैं। मतलब आप सर्किट को देख करके सिंपली सीरीज और पैरेलल को जज नहीं कर सकते हैं इन मेनी केसेस। तो वहां पर हम एक काल्पनिक बैटरी लगाते हैं, अपनी मर्जी से बैटरी से करंट भेजते हैं। रूल यही होता है कि बैटरी से जितना करंट जाएगा बैटरी उतना वापस ले लेगी। अगर ऐसा हो जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं जिन जिन रेजिस्टर्स में सेम करंट जा रहा है वो सीरीज में होते हैं, जिनमें डिफरेंट जा रहा होता है वो पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू अ क्वेश्चन हियर। फिक्टिशियस बैटरी मेथड पे हम दो पार्ट करेंगे, एक बहुत इजी जो कि एक 10th क्लास जैसा क्वेश्चन है, और एक हल्का सा अलग जो कि पहले एग्जाम्स में आया हुआ है, नीट में या इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस में। अब आपको बोला गया है ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालिए, और हर एक रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम का है। तो भैया ऐसा करना है, अब क्या लग रहा है चारों सीरीज में है? ना जी ना, चारों सीरीज में नहीं है। आपको जिन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है, उन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस अपनी मर्जी की एक बैटरी लगाने का कष्ट करिए। लगा दीजिए, अपनी मर्जी से एक बैटरी लगा दीजिए। बैटरी लगा दी आपने, है ना। जब आपने बैटरी लगा दी इधर, तो अब बैटरी का रूल ये है कि बैटरी से जितना करंट निकलेगा बैटरी उतना वापस ले लेती है। बैटरी को कोई उधारी पसंद नहीं है, ठीक है। तो बैटरी से कुछ I करंट निकला, I का कुछ हिस्सा इधर गया I1, बचा हुआ हिस्सा I2 मान लीजिए। I2 इधर गया, 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 इधर गया। तो अब ये बात क्लैरिटी से पता लग चुकी है कि इस वाले में अलग करंट जा रहा है। देखिए I1 I2 फिर से ऐड होके दोबारा I बन के बैटरी में वापस जाएंगे, क्योंकि बैटरी की शर्त यही होती है कि जितना करंट जाएगा उतना आएगा, नहीं आया तो कलेश। ठीक है, कलेश मतलब आपने KCL गलत किया है। ठीक है, कलेश मतलब ये भैया ऐसा है 1 ओम 1 ओम 1 ओम तीनों सीरीज में है। 1 ओम 1 ओम 1 ओम तीनों में सेम करंट है, तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम तीनों सीरीज में 3 ओम है ना। और उसके साथ ये 1 ओम के साथ यहाँ पर पैरेलल में। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता तो देखिए यहाँ आप पोटेंशियल V1 मान लीजिए, इधर भी V1 रहेगा, इधर भी V1 रहेगा, इधर भी V1 रहेगा, और यहाँ पर आप पोटेंशियल को V2 मान लीजिए। अब आप 2 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, V1 और V2 बच्चों। यहाँ V1 मार्क कर लीजिए, है ना, और यहाँ मार्क कर लीजिए V2। तो देखिए V1 और V2 के बीच में ये तीनों हैं 3 ओम, और V1 और V2 के बीच में ये अकेला भी है 1 ओम। 3 और 1 पैरेलल में 3 × 1 / 3 + 1 3/4 आंसर आ गया बच्चों।
काफी आसान सवाल है। एक और फिक्टिशियस बैटरी का लास्ट सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे सही आंसर निकाल रहे हैं, काफी बढ़िया बात है। चलिए क्विकली नोट करिए, फिक्टिशियस बैटरी पे एक और सवाल करते हैं, फिक्टिशियस बैटरी मेथड पे। चलिए यही बना देते हैं। एक ये बड़ा सिंपल पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब मैं हर बार डिस्कस करता हूं ये क्वेश्चन। ये एक बार DTU NSUT जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, काफ़ी प्रीमियर कॉलेजेस, इनके अपने एंट्रेंस एग्जाम होते थे, उसका नाम CEE होता था, उसके 2009 के पेपर में आया था ये। तब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते थे तो उतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते थे। ये इनफाइनाइट नहीं है, आपको AB के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस बताना है। ये इनफाइनाइट नहीं है, AB के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, ठीक है, राइट। चलिए अब रूल ये हो गया यहाँ पर कि अगर आपको जिन भी 2 पॉइंट्स के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है, उन 2 पॉइंट्स के क्रॉस आप एक काल्पनिक बैटरी लगाइए और बिल्कुल सोचिए ही मत। तो काल्पनिक बैटरी लगाइए, बैटरी है नहीं, आपने मानी है, काल्पनिक बैटरी बिल्कुल। मुझे अगले लेक्चर में याद दिलाना है आप लोगों को कि मैंने आपको वो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हर एक ब्रांच में करंट निकालने के लिए बोला है, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, और उसका ऐसा शॉर्टकट सिखाऊंगा कि आप उसके बाद लोगों को सिखाने लगेंगे वो शॉर्टकट। बैटरी से कुछ करंट गया I, ये I करंट आया, I का कुछ हिस्सा I1 इधर गया। ओपन ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करता, क्योंकि ओपन ब्रांच में अगर करंट चला गया तो वापस नहीं आएगा। टेक्निकल शब्दों में ओपन ब्रांच के रेजिस्टेंस को आप इनफाइनाइट मान लेते हैं, ठीक है। I1 करंट इधर से इधर आ गया, इधर भी I1 वापस आ गया, फिर से ओपन ब्रांच आई, ओपन ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, इधर से I1 वापस आ गया, इधर से I1 वापस आ गया। I का I1 इधर गया था तो कुछ हिस्सा I2 इधर आया, I1 और I2 दोबारा ऐड हो गए, दोबारा I बन करके बैटरी ने वापस ले लिया, क्योंकि बैटरी का कहानी यही है। आप ढूंढ लीजिए ऐसे रेजिस्टर्स जिनमें सेम करंट जा रहा हो, ठीक है। तो यहां पर मैंने देखा कि ये 3 रेजिस्टर्स ऐसे हैं जिनमें सेम करंट जा रहा है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तीनों सीरीज में है। तो ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 3 ओम हो गए, फिर ये 1 ओम है, फिर ये 1 ओम है, और ये 2 1 ओम 1 ओम बन गए। उम्मीद है अब आपके हिस्से का काम रहा। अब 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन हो गया ये। 1 और 3 पैरेलल में, फिर तीनों सीरीज में, 1 और 3 पैरेलल में, फिर तीनों सीरीज में, राइट। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर का आपको फॉर्मूला कराता हूं और उसमें एक शानदार बात बताता हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। 11/4 इज द करेक्ट आंसर। सो अब आ गया वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा अभी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कंडक्टर का विद टेम्परेचर। तो यूजुअली जो हम फॉर्मूला डील करते हैं ना, वो ये होता है, और उसमें उस फॉर्मूले में एक जबरदस्त चीज छुपी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, T टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। लेकिन इसमें एक चीज अलग है, ये अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, वो भी टेम्परेचर के साथ बदलता है, राइट। ठीक है, चलिए। सो समवन इज आस्किंग कि व्हाई करंट इज नॉट टेकिंग द इजीएस्ट पाथ। तो कोई इजीएस्ट पाथ नहीं है यहां पर। इजीएस्ट पाथ का मतलब सिर्फ ये होता है बच्चों, देखिए कि जैसे एक रेजिस्टर है, आपने उसके ऊपर से एक बाईपास बना दिया। बाईपास इज अ 0 रेजिस्टेंस का वायर, बाईपास। तो करंट जो यहां से आएगा वो सारा ऊपर से निकल जाएगा। 0 रेजिस्टेंस का वायर मिल रहा है तो बाईपास बन गया, ये वाला रेजिस्टर शॉर्ट हो गया। लेकिन अगर आपने 1000 ओम और 1 ओम लिया, 1000 ओम 2000 ओम लिया, 1 लाख ओम और 1 ओम भी पैरेलल में लगाया, तो 1 लाख ओम वाले से भी कुछ करंट जा रहा होगा और 1 ओम वाले से भी कुछ जा रहा होगा। अनलेस की रेजिस्टेंस 0 ही हो जाए तो वो रास्ता इजीएस्ट पाथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था यहां पर। चलिए, अल्फा नॉट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। एक दूसरा, इसको डिफरेंशिएट करें ना अगर हम dr/dt को, तो वी आर गोइंग टू गेट समथिंग। व्हाट इज दैट? R0 इज अ कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1।
तो याद रखिए dr इज इक्वल टू r नॉट अल्फा नॉट dt। रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर में स्मॉल चेंज आता है dt, सो रेजिस्टेंस में स्मॉल चेंज आएगा dr। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखनी है आपको, काम आएगी। ये चीज याद रखनी है आपको, ये भी काम आएगी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट, अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट, अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं है, बदलता है। कैसे बदलता है? देखिए ये जो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी है ना, सो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी जो है वो रिजेंबल कर रहा है चार्ल्स लॉ को। वी टी इज वी नॉट वन प्लस टी बाई 273, है ना। वेरिएशन ऑफ अल्फा बॉयल्स लॉ को रिजेंबल करता है। आर टी अल्फा टी हमेशा आर नॉट अल्फा नॉट के बराबर होता है। मैंने आपको सिर्फ 3-4 बातें बताई हैं। एक, कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलता है, राइट। नीचे वाले का यूज अभी समझ आ जाएगा। समवन इज आस्किंग कि ये कहाँ आएगा, तो मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है आज प्रैक्टिस क्वेश्चन में, विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये क्यों लिखवाया है, मैंने इंटेंशनली लिखवाया है ये। ठीक है, चलिए। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपने अभी तक नहीं किया कभी, बट आपने सोचा ये क्या ही है फालतू, बट ये फालतू नहीं है, इससे एक क्वेश्चन करेंगे, राइट। चलिए, अब आर टी इंटू अल्फा टी आर नॉट इंटू अल्फा नॉट होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रेजिस्टेंस कंडक्टर का टेम्परेचर के साथ बदलता है, और किस तरीके से बदलता है उसका फॉर्मूला हमने देखा। एक, दूसरा, अल्फा भी कांस्टेंट नहीं है, अल्फा भी बदलता है, और वो कैसे बदलता है वो भी हमने देखा। तो आर टी इज आर नॉट वन प्लस अल्फा नॉट इंटू टी इंटू अल्फा टी इज डेफिनेटली आर नॉट अल्फा नॉट। तो यहां से अल्फा एट टी डिग्री सेल्सियस, ये सबस्क्रिप्ट में टी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये बच्चों अल्फा टी डिग्री सेल्सियस पे इसका फॉर्मूला होता है अल्फा नॉट अपॉन वन प्लस अल्फा नॉट इंटू टी। यार एक बहुत शानदार क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको बोलेंगे कि अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है, बताइए अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है और अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, यही नहीं पता हो कि अल्फा बदलता है तो कलेश हो जाएगा। तो चलिए पेज पे जो लिखा है कॉपी कर लीजिए, और हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बस 2 फॉर्मूले छोटे छोटे। चलिए, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट्स में क्या है, पावर के फॉर्मूले याद रखिए, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर और आई वी, राइट, इज इक्वल टू आई वी। और जनरली जब वोल्टेज कांस्टेंट हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, करंट कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑल्दो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। पावर वी स्क्वायर बाय आर मैं सीरीज में लगा के सॉल्व करके दिखा दूंगा, आंसर आएगा, और आई स्क्वायर आर मैं पैरेलल में लगा के दिखा दूंगा तो भी आंसर आएगा। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर ही लगाना है। बट हाँ, कभी भी आपको बल्ब वाले क्वेश्चन, ट्यूबलाइट वाले क्वेश्चन, फैन वाले क्वेश्चन मेंशन्ड होते हैं, तो हमारे घर में जो सप्लाई आ रही होती है 220 वोल्ट 230 वोल्ट होती है, तो बल्ब जो है वो 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड होता है। हमारे घर के हाउस होल्ड अप्लायंसेज जितने भी हैं वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो हम सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम ले लेते हैं। अच्छा, अगर हीट निकालनी है तो आपको पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। एक बार इंटेग्रल भी किया जा सकता है। अगर जो करंट या वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो तो क्या करेंगे, हम हीट के लिए आई स्क्वायर आर डी टी लगा देंगे, और अगर वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, जैसा कि एसी चैप्टर में करते हैं, है ना, एसी चैप्टर में करते हैं, करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो हम इंटेग्रल करते हैं हीट निकालने के लिए, और उसमें हम वी स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी भी कर सकते हैं, राइट। तो ये टाइम t1 से t2 तक जो भी क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके फॉर्मूले। 2-3-4 बातें याद रखिए एज अ फैक्ट। इसकी डेरिवेशन मैंने आपको करा रखी है फुल कोर्स में, एज अ फैक्ट याद रखिए। क्या है, देखिए, पहला, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में 2-3 बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं। पहला ये है कि मान लीजिए आपने एक ट्यूबलाइट ली, एक ट्यूबलाइट है, या छोड़िए ना, 2 बल्ब ले लेते हैं। आपने एक बल्ब लिया, पावर P1 है, V वोल्टेज सप्लाई पे कनेक्टेड है। एक और बल्ब है, पावर P2 वोल्टेज सप्लाई V पे कनेक्टेड है। अगर आपने इन दोनों बल्ब्स को सीरीज में सेम वोल्टेज सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया ना, तो जो ये पावर कंज्यूम करते हैं उसका फॉर्मूला होता है P1 P2 बाय P1 प्लस P2। डेरिवेशन पार्ट सिंपली कर लेंगे, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल के सीरीज ग्रुपिंग के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। चलिए,
और अगर आपने दोनों बल्ब को सेम वोल्टेज सप्लाई पे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो जो ये पावर कंज्यूम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मुझे बोला जाए कि नीट के पेपर में एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन देना है तो मैं ये दे सकता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है ना, एक बल्ब है जिसकी पावर P1 है, पावर रेटिंग, एक और बल्ब है उसकी पावर रेटिंग P2 है। दोनों को V वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस, लास्ट स्लाइड जिनको देखनी है देख लीजिए। तो मैं आपको अगला सवाल बता रहा हूं यहां पर, जब तक जो कॉपी कर रहे हैं कर लीजिए। एक बल्ब है और बल्ब की वोल्टेज रेटिंग V है और पावर P1 कंज्यूम करता है V वोल्टेज सप्लाई पे लगाने पे, और दूसरा बल्ब उसकी पावर रेटिंग P2 है, V वोल्टेज सप्लाई पे लगाने पे पावर P2 कंज्यूम करता है। अगर हम सेम वोल्टेज सप्लाई पे दोनों बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें और सेम वोल्टेज सप्लाई पे दोनों बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इफेक्टिवली वो मिलके कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये बहुत इजी है बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, राइट। चलिए, तो मैंने आपको बताया, आई एम जस्ट राइटिंग इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। सीरीज में दोनों मिलके P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 पावर कंज्यूम करते हैं। दोनों बल्ब्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया वही वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस, तो दोनों मिलके P1 प्लस P2 पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन होता है, देखिए ऐसा हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोजिटली एक कंटेनर में पानी है ना, और मतलब गीजर है आपके घर में और एक इलेक्ट्रिक आपने हीटर यूज किया, सपोजिटली वो रेजिस्टर है, कोई कॉइल नहीं है। तो रेजिस्टर R1 यूज करने पे वाटर बॉईल हो जाता है T1 टाइम में। भाई गीजर में पानी पूरा भरा हुआ है तो गीजर में जितना पानी आता है उतना ही पूरा भरा हुआ है, राइट। क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम है। और एक हीटर की कॉइल आपने यूज करी तो T1 टाइम में पानी बॉईल हो रहा है ना। अब अगर आपने दूसरी कॉइल यूज करी तो T2 टाइम में पानी बॉईल हो रहा है। अब अगर आप इन दोनों कॉइल को साथ में सीरीज में यूज करेंगे तो याद रखिए दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन T1 प्लस T2 टाइम में पानी बॉईल करता है। प्रूफ मैंने डिस्कस कर रखा है, अभी प्रूफ तो नहीं करा रहा हूं, राइट। चलिए, अब सपोजिटली अगर हमने इन दोनों कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो दोनों कॉइल पैरेलल में मिलके जो टाइम कंज्यूम करेंगी पानी को बॉईल करने में, उसका ये फॉर्मूला है, राइट। ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बल्ब वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि आपको बोला जाएगा 40 वॉट का बल्ब है B1, 40 वॉट का बल्ब है 220 वोल्ट सप्लाई पे कनेक्टेड रहता है, एक और बल्ब B2 है 100 वॉट का बल्ब है 220 वोल्ट पे कनेक्टेड रहता है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो पावर का फॉर्मूला V²/R यूज़ करते हैं आप। पावर का फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप, V²/R। रेजिस्टेंस क्या होता है, V²/पावर, है ना। तो जिसकी पावर रेटिंग कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, याद रखिए बच्चों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपको सवाल आता है कि बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी या घटेगी, तो बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर बढ़ रहा है, बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर बढ़ रहा है तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है। बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर घट रहा है तो बल्ब की ब्राइटनेस घट जाती है। और अगर किसी बल्ब की वोल्टेज रेटिंग जो होती है, जैसे 220 वोल्ट उसकी वोल्टेज रेटिंग है, उस वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज अगर आपने बल्ब को दे दी तो बल्ब फिर फ्यूज हो जाएगा, हीटिंग की वजह से उसका फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा और फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, राइट। तो आपको समझ आया। अगर आपको बोला जाए बल्ब की ब्राइटनेस कब बढ़ेगी घटेगी, तो बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज ड्रॉप अगर बढ़ रहा है तो ब्राइटनेस बढ़ेगी और वोल्टेज ड्रॉप कम है तो ब्राइटनेस घटेगी। ठीक है, और अगर किसी बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज
उसकी रेटेड वोल्टेज यानी 220 वोल्ट से ज्यादा जा रही है तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अभी हम बल्ब की ब्राइटनेस वाला शानदार सवाल करेंगे। चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने क्या किया यहां पर, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 मान लिया, इधर V2 मान लिया, इधर भी V2 मान लिया। अब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर नहीं है तो सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, बट इन दोनों के बीच में रेजिस्टर है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, है ना। हमें AB के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया। ब्राइटनेस वाला शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, अभी शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। एक नीट का ओरिजिनल क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है, ब्राइटनेस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, V1 और V2 के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। V1 V2 कोने में बना दीजिए, बीच में एक V3 पॉइंट बना दीजिए। जो जो रेजिस्टर जिन जिन के बीच में लगे हुए हैं उन्हें बनाते जाइए, राइट। देखिए, तो V1 और V3 के बीच में रेजिस्टर R है, V1 और V2 के बीच में एक और रेजिस्टर R है, V3 और V2 के बीच में एक 2R है, और फिर से V3 V2 के बीच में एक 2R है। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सीरीज पैरेलल आप खुद कर लीजिएगा। 2R और 2R पैरेलल में R, 2R और 2R पैरेलल में R, R और R सीरीज में 2R, 2R और R पैरेलल में 2R/3। स्टेप खाना सीखिए आप। नेट रेजिस्टेंस 2R/3 आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इरेज कर रहा हूं मैं, इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। चलिए यार, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको इसका भी शॉर्टकट सिखाता हूं। दुनिया में 2 क्वेश्चन है, इनके शानदार शॉर्टकट अवेलेबल है। ठीक है, क्या है देखिए। एक क्वेश्चन होता है फ्रस्टम वाला, एक रेजिस्टर है इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सुपर शॉर्टकट सिखाता हूं, जबरदस्त इंटीग्रेशन लगाती है दुनिया, जबरदस्त इंटीग्रेशन। इसकी रेजिस्टिविटी रो है, ये वाली रेडियस A है और ये वाली रेडियस B है, रेजिस्टिविटी रो है। ठीक है, और भाई प्रॉब्लम क्या है कि फ्रस्टम की रेडियस बदल रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है। आपको बोला गया है कि फ्रस्टम का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। एक क्वेश्चन ये होता है मार्केट में अवेलेबल, एक क्वेश्चन और भी है, इसका भी शॉर्टकट सिखाऊंगा। 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, मेटालिक हैं, और इन मेटल्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा जबरदस्त मटेरियल भरा हुआ है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। ये जो बीच में मैंने डॉट डॉट बनाया है येलो येलो, ये कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक शेल्स के बीच में कोई मटेरियल भरा है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। ठीक है, इनर रेडियस स्मॉल a है, आउटर रेडियस स्मॉल b है। बोला जा रहा है जरा नेट रेजिस्टेंस बता दीजिए, रेजिस्टिविटी रो है। तो ये 2 क्वेश्चन होते हैं पर्टिकुलर, और इन दोनों क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। जब भी क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है, देखिए यहां पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस बताना है। और ये सिलेंडर होता तो खेल ही खत्म हो जाता, रोएल अपॉन एरिया आंसर हो जाता, है ना। लेकिन क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और जब तक मैं हूं तब तक मैं आपको इंटीग्रेशन से बचाता रहूंगा। कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, करंट यहां से यहां, इन दोनों के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो करंट ऐसे 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 फ्लो कर रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। तो यहां पर मेरा शॉर्टकट सीख लीजिए आप। रेजिस्टेंस है, जब भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है ना इस तरीके से, तो रेजिस्टेंस का शॉर्टकट होता है रो इंटू लेंथ अपॉन अंडर रूट में A1 A2। ये शॉर्टकट है, सुपर डुपर शॉर्टकट, रो एल अपॉन रूट A1 A2। अब फ्रस्टम पे आ जाइए, रो इंटू लेंथ रूट A1 A2, मतलब इस वाले कोने का एरिया और इस वाले कोने का एरिया। आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, और अगर मजा आए तो चैट बॉक्स में लिखिएगा सर मजा आया शॉर्टकट में। दिस इज योर आंसर, खत्म हो गया इंटीग्रेशन। कौन कह रहा है इंटीग्रेशन करो, मैथ्स में वैसे ही हाथ तंग होता है हमारा। रो एल अपॉन पाई AB, दिस इज अ सुपर शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रस्टम वाला क्वेश्चन। ये फ्लूइड्स में भी यूज हो सकता है, ये थर्मल में भी यूज होता है। ठीक है, अब ये आ जाते हैं इसमें कैसे लगाएं। तो यहां भी यही फॉर्मूला, रो एल अपॉन अंडर रूट A1 A2। A1 इस एरिया का, इस वाले एंड का एरिया, और A2 इस वाले एंड का एरिया। अब यहां देखिए रेजिस्टेंस, ये तो फिर भी मिल जाएगा, ये नहीं मिलता। फॉर्मूला यही है, रो एल अपॉन अंडर रूट में A1 A2। फॉर्मूला रो एल अपॉन अंडर रूट में A1 A2। ठीक है बालकों, रो इंटू लेंथ क्या है, लेंथ। अब आप जिन 2 पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस लेना है ना, उसकी लेंथ लीजिए। तो ये लेंथ है, इतनी लेंथ है, ये वाली लेंथ।
ये लेंथ है b माइनस ए, रो एल अपॉन अंडर रूट में क्या करना है, रूट a1 a2 यानी अंदर वाली शेल और बाहर वाली शेल का एरिया, भैया शेल है, स्फेयर का एरिया लीजिए, पाई आर स्क्वायर मत ले लीजिएगा। आ चुका है आंसर, करने दीजिए दुनिया को इंटीग्रेशन, हम जीत जाएंगे। ठीक है, आ चुका है आंसर। रो एल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ है वो ले लीजिए, अपॉन अंडर रूट में पहली वाली शेल और दूसरी वाली शेल का एरिया। दिस इज अ सुपर शॉर्टकट, राइट। रो एल अपॉन अंडर रूट a1 a2 फ्रस्टम वाले और कॉन्सेंट्रिक शेल वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है और शॉर्टकट होता है। a1 a2 यहां पर इन दोनों एंड्स का एरियाज है और यहां पर इन दोनों शेल्स का एरिया है। मैं अपना काम कर चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। रुकिए, मैं इरेज कर रहा हूं, कुछ वापस नहीं आएगा जाने के बाद। चलिए, गॉन। यार ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप खुद करेंगे। ये ना ज्यादा आसान सा हो गया, तो ये खुद करेंगे आप। यार ये 2r बाय स्मॉल आर, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिजेस, 2r को तबाह कर दीजिए यहां से। स्मॉल r बाय 2r, एक तरीके से ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, इसको भी तबाह कर दीजिए यहां से एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से। तो बस फिर अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। 2r और 2r सीरीज में 4r, स्मॉल r और स्मॉल r सीरीज में 2r, और 2r और 2r सीरीज में 4r। मैं अपना काम कर चुका हूं, आपको अपना काम करना है। ठीक है, आसान, सिमेट्री से सॉल्व हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो रेजिस्टर्स लगे होते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री पे, वो सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। ये सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो गायब हो जाते हैं। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ऑल्दो मैंने ऐसे आपको ये बता दिया कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप है तो भी चलेगा, एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं जीवन में। उम्मीद है सबको समझ आया। बिल्कुल लगा लीजिए, अब जो सिमेट्री जिसको जो नाम देते हैं आप दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हो जूम आउट। मैं आपको इसका सिंपल सर्किट बना के दे दे रहा हूं। कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन है, बाकी आपके हिस्से का रहेगा क्वेश्चन, आंसर आपके हिस्से का रहेगा। नेट रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के अक्रॉस। क्वेश्चन पढ़ने का जरा मूड नहीं करा, देख लिया मैंने, ऑप्शन देख ली, ओम में है तो नेट रेजिस्टेंस ही पूछेंगे ए बी के अक्रॉस। ठीक है, चलिए, ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस अगर हमने निकाला, सॉरी, ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है, इधर पोटेंशियल V1 इधर V2, नो इशू एट ऑल। तो आप इधर V3 ले लीजिए, दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट्स है, इधर भी V3। जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना था, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना था, उन्हें कोने पे लिख दीजिए, और अगर कोने पे लिख दीजिए और बीच वाले जो भी पॉइंट जहां जहां आ रहे हैं उन्हें कहीं भी लिख दीजिए। राइट, चलिए, तो अब आपको ना नेट रेजिस्टेंस निकालना था सपोजिटली V1 और V2 के, सपोजिटली नहीं, V1 और V2 के बीच में ही निकालना था। बीच में एक पॉइंट V3 बन गया है, उसे भी बना डालिए। एक एक रेजिस्टर का मैन टू मैन मार्किंग करिए। किसके बीच में है? 7 ओम, V1 V3 के बीच में मार्क करिए 7 ओम। फिर से V1 V3 के बीच में 3 ओम, V1 V3 के बीच में 3 ओम हो गया। अगला V3 V2 के बीच में 6 ओम, V3 V2 के बीच में 6 ओम। अगला V2 V3 के बीच में 4 ओम, आपके हिस्से का 4 ओम 7 ओम, शायद 4 ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, 4 ओम, राइट। तो यही है, V1 V3 के बीच में 7 ओम, परफेक्ट। V1 और V3 के बीच में 3 ओम, परफेक्ट। V2 V3 के बीच में 4 ओम, परफेक्ट। V2 V3 के बीच में 6 ओम, परफेक्ट। अब आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए, पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, बाद में सीरीज में। आपके हिस्से का काम रहेगा, आगे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को जरूर कराने हैं, वो नहीं रहने चाहिए ना। चलिए यार, मैं पहले आपको ना कुछ ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, एक दो स्किप करके करा रहा हूँ। पहले वो करा रहा हूँ जो थोड़े नए से हैं आपके लिए, राइट, फिर देख लेंगे बाद में। सुनिए, ऐसा है, जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना सर वो क्या था यार, ये क्या डी आर क्यों खेल रहे थे, याद रखिए मैंने आपको लिखा था RT = R0 1 + अल्फा टी। तब बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर ये क्या मतलब है, DR क्यों कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ डिफरेंशिएट किया था dr/dt, और मैंने बोला था ये R0 अल्फा dt होगा, R0 अल्फा होगा, और मैंने बोला था कि dr जो है वो R0 अल्फा dt होगा। तब लोग पूछ रहे थे मेरे से कि इसका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं।
तो आज वो सवाल आ चुका है जिसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं। एक R1 रेजिस्टेंस है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा है। एक रेजिस्टेंस R2 है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस माइनस बीटा है। हो सकता है कोई मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घटे, ऐसा हो सकता है। ऐसे मटेरियल कौन से होते हैं? जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इन्होंने बोला है कि दोनों रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन लीजिए, यानी R1 और R2 का सम लीजिए, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लीजिए और टेम्परेचर जितना मर्जी बदल ले, दोनों का रेजिस्टेंस का सम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन सेम रहना चाहिए। R1 प्लस R2 हैज टू बी अ कांस्टेंट, हैज टू बी अ कांस्टेंट, ठीक है। R1 और R2 का सम कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट। तो देखिए अब क्या है यहां पर, dR1 डिफरेंशिएट करिए प्लस dR2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब dR1 क्या है, याद रख लीजिए R1 अल्फा dt, dR2 क्या है, R2 इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस माइनस बीटा है इंटू dt, टोटल 0 आ गया बच्चों। यहां से R1 बाय R2 का रेशियो आ जाएगा, राइट। यहां से R1 बाय R2 का रेशियो आ जाएगा। R1 अल्फा is going to be equal to R2 beta, so R1 by R2 is anyways equal to beta divided by alpha. R1 by R2 equals to beta by alpha, right? This is a very important and very good question. मतलब एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है, इजी बट गुड क्वेश्चन, राइट। नोट कर लीजिए बच्चों, आंसर आप समझ चुके हैं क्या आ रहा है, बीटा बाय अल्फा, राइट। चलिए रुकिए, एक ये सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 वाला। दो मटेरियल हैं, दो मेटल वायर्स हैं, आइडेंटिकल डायमेंशंस है, लेंथ और एरिया सेम है, लेंथ और एरिया सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, ठीक है जी। मटेरियल अलग अलग है क्योंकि सिग्मा अलग अलग है, कंडक्टिविटीज अलग अलग है। इसकी सिग्मा 2 है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है। दोनों को एक सिंगल वायर से रिप्लेस करना है। ऑब्वियसली 12 लेंथ लेनी पड़ेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया वही, तो इसका सिग्मा कितना होना चाहिए, विच इज एबल टू रिप्लेस दी, हो क्या रहा है यहां पर देखिए, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, ठीक है, और एक और वायर है जिसकी लेंथ L, कंडक्टिविटी सिग्मा 2। दोनों वायर का लेंथ और एरिया सेम है, कंडक्टिविटी जो है सिग्मा 1 सिग्मा 2 है। दोनों वायर को सिंगल वायर से रिप्लेस करना है। हम ये चाहते हैं कि वो सिंगल वायर की कंडक्टिविटी कितनी ली जाए जो कि अकेले ही इन दोनों को रिप्लेस करने में केपेबल हो, ठीक है। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस का जो सम है वो सिंगल वायर के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, यानी लेंथ बाय सिग्मा 1 इंटू एरिया, लेंथ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L बाय सिग्मा A, रो L बाय एरिया या L बाय सिग्मा A, लेंथ बाय सिग्मा 2 इंटू एरिया इक्वल्स टू दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 2L बाय सिग्मा इंटू एरिया। लेंथ चेंज हो गई ना, लेंथ तो 2L हो गई, एरिया वाई है। यहां से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि सिग्मा की वैल्यू यही आएगी, विच इज 2 टाइम्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। मैंने बहुत बार देखा कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने वाले सवाल काफ़ी बार नीट में दिखाई दिए हैं। दो स्लैब्स, कंडक्टिंग स्लैब्स को सीरीज में लगा दिया, दो कंडक्टिंग स्लैब्स को पैरेलल में लगा दिया, तो इस तरह के सवाल हमें कई बार दिखाई दिए। तो ये रेजिस्टिविटी इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाले सवाल भी दिखाई दे सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट करिए, ईजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इरेज कर रहा हूँ एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। अब नोट कर लीजिए, लेट्स फाइंड अ वे। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, नीट का ओरिजिनल क्वेश्चन है, इससे सारी क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि बल्ब की ब्राइटनेस कैसे निकाली जाती है, कब बढ़ती कब घटती है। कुछ नहीं करना, सारे बल्ब के अक्रॉस पहले वोल्टेज निकाल लीजिए और बाद में निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब वाला क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं, आप लोगों का डाउट था। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ये बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब ये है, रेजिस्टर आर है सारे बल्ब्स का, क्वेश्चन में गिवन है, लैम्प बल्ब जो मर्जी ले लीजिए, इसका भी रेजिस्टेंस आर है और इसका भी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। बल्ब 1 है ये, और ये 2 है, और ये 3 है। आपने एक वोल्टेज सप्लाई लगाई, ये नीट का प्रीवियस ईयर है, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब की सारी कहानी क्लियर कर देगा आपकी। ये अब करना क्या है, यहां इन्होंने बोला गया है कि अगर ये जो L3 है ये फ्यूज हो जाए, गायब हो जाए, इस ब्रांच में करंट ना जाए, इसका फिलामेंट टूट जाए, ठीक है, तो क्या है, अगर ये फिलामेंट खत्म हो जाए, ये बल्ब खत्म हो जाए, तो फिर दोनों की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कैसे करना है, इसे लॉजिकली करना है। कैसे, देखिए अब कैसे करना है, हम सॉल्व करेंगे। भैया कुछ अभी फ्यूज नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आर और आर पैरेलल में, आर और आर, देखिए अब मैं ना स्टेप खाऊंगा और आप भी खाना सीखिए स्टेप। आर और आर पैरेलल में R/2, R/2 आर सीरीज में R प्लस R/2, 3R/2 नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। करंट यहां से आ जाएगा वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस 3R/2 है, तो यहां से करंट जो आ जाएगा वो सॉल्व करके आएगा आपका 2V/3R। ये करंट की वैल्यू है जब सारे बल्ब भली भांति काम कर रहे हैं। क्या किया मैंने, R और R पैरेलल में R/2, R/2 R के साथ सीरीज में 3R/2, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस 3R/2 आ चुका है। करंट इज वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बिल्कुल आ चुका है। यार ये करंट आई गया, इस करंट ने देखा दोनों बल्ब के रास्तों में एग्जैक्टली कोई अंतर ही नहीं है, दोनों रेजिस्टर्स बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो करंट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बंटवारा बिल्कुल आधा आधा होगा, तो V/3R इसमें और V/3R इसमें, ठीक है, परफेक्ट है। अब हर एक बल्ब के अक्रॉस जरा वोल्टेज लिख दीजिए। मैं थोड़ा सा डिटेल अच्छे से लिख के दिखा रहा हूं आपको, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी इसलिए, है ना। बल्ब B1, लैम्प, चलिए बल्ब या लैम्प जो मर्जी बोल लीजिए, और बिफोर एंड आफ्टर का तमाशा, बिफोर और फिर आफ्टर, है ना। तो यहां क्या हो रहा है, बल्ब B1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, तो 2V/3R इंटू R, दैट मीन्स 2V/3। बल्ब B1 को 2V/3 वोल्टेज मिल रही है, B2 को वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस V/3R इंटू R, V/3, और B3 को भी V/3 मिल रही है। ये बिफोर, पहले हो रहा है, ये पहले का कहानी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब B3 गया, B3 फ्यूज हो रहा है, आफ्टर। अब आफ्टर क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है, ठीक है, आफ्टर B3 फ्यूजेस, ठीक है। चलिए B3 के फ्यूज होने के बाद की बात करते हैं। तो B3 तो गया, पिक्चर से बाहर है B3। अब दो बल्ब खेलेंगे बस, एक ये खेलेगा और एक ये खेलेगा, उसको तो बनाइए ही मत B3 को। तो ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, यहाँ मैं वोल्टेज लगाने के मूड में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ ही रहा है करंट V/2R होगा, और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज अगर करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो सिंपली दोनों को आधी आधी वोल्टेज मिलेगी। दो लोग हैं, एक बर्गर है, आधा आधा खा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो V/2 B1 को V/2 मिला, B2 को V/2 मिला, ये तो फ्यूज हो चुका है, तो पिक्चर से बाहर है। B3 से तो भूल जाइए। अब आप देखिए किस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है और किस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है। तो भैया B1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पहले से कम हो गया है, तो B1 की ब्राइटनेस कम होगी। B2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पहले से बढ़ गया है, तो B2 की ब्राइटनेस बढ़ेगी। राइट बच्चों, अगर आपसे कभी सवाल आ जाए कि जरा यार बताओ कौन सा बल्ब फ्यूज होने का हिसाब है, तो बल्ब फ्यूज होने का हिसाब जिस भी बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज उसकी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आ जाए। रेटिंग 220 वोल्ट देखी होगी क्वेश्चन में, और अगर रेटेड वोल्टेज से ज्यादा बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज आ जाती है तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। हीट तेजी से होगा और ठंडा उतनी तेजी से नहीं होगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिलामेंट गायब हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई चीजें, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। 2-3 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, वो आपको होमवर्क में प्रोवाइड कर दूंगा। इजी थे, कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें तो आप बता दीजिए। और मैंने मेजरली आज आपको ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर पे अनकन्वेंशनल क्वेश्चन कराया, और आपको एक हमने
जो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन और कॉन्सेंट्रिक शेल का एक जबरदस्त शॉर्टकट सीखा और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे एक क्वेश्चन किया। आपको बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 शॉर्टकट भी बताए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के होमवर्क के तौर पे मिल जाएंगे, राइट। बाकी जिनके पास भी फुल कोर्स है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ सीख रखा है, आप कहीं भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं।